हेलो दोस्तों, नमस्कार। KRST एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे हैं। हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? संधि। और संधि में स्वर संधि और व्यंजन संधि समाप्त हो चुका है। आज हम लोग शुरू करेंगे विसर्ग संधि को। क्या शुरू करेंगे? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। और विसर्ग का जो चिन्ह होता है, ऐसे दो बिंदु विसर्ग का चिन्ह होता है। और आज विसर्ग संधि में हम लोग पढ़ेंगे नियम बाय नियम। जैसे व्यंजन संधि को पढ़ा, उसी तरह हम लोग विसर्ग संधि को भी नियम बाय नियम पढ़ेंगे। विसर्ग संधि का परिभाषा क्या होता है? जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आकर मिले और उससे जो परिवर्तन होता है या जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। स्वर संधि में हमने पढ़ा स्वर के साथ स्वर का योग। व्यंजन संधि में पढ़ा हमने कि व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का योग। और विसर्ग संधि में देखेंगे कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का योग हो जाता है, तो इनसे जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। तो समझ में आ गया कि विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए, उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। आइए नियम नंबर 1 को देखते हैं। इसमें नियम नंबर 1 क्या कहता है? इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले आपका जो तालव्य श है, मूर्धन्य श है, दंती श है, वह कब कब परिवर्तन होता है, किन किन वर्णों के आने के बाद, विसर्ग के आने के बाद, किन किन वर्णों के विसर्ग के आने के बाद परिवर्तन होता है, उसको हम देखेंगे। कैसे? देखिए, जब विसर्ग के बाद यह क्या है? विसर्ग है। विसर्ग के बाद आपका च या छ आ जाए। क्या आ जाए? च या छ आ जाए, तो हमारा वहां पर क्या होगा? विसर्ग के स्थान पर लिख देते हैं च या छ हो तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य श हो जाता है। तालव्य श हो जाता है। कोई दिक्कत? नियम नंबर 1 क्या कहता है? जब विसर्ग के बाद आपका च या छ हो तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य श हो जाता है। तालव्य श हो जाता है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल को देखिए पहले। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं निश्छल, तो क्या होगा? निह धन छल बराबर क्या हो जाएगा? निश्छल। क्या हो जाएगा? निश्छल। समझ में आ गया? निह के बाद यानी विसर्ग के बाद च या छ हो, यहाँ पे छ आया है, तो विसर्ग का क्या हो जाता है? श हो जाता है। तालव्य श हो जाता है। जैसे निधन चय क्या होता है? निश्चय। क्या होता है? निश्चय। विसर्ग संधि में पहचानने के लिए अक्सर आपको विसर्ग देखने को जरूर मिल जाएगा। कभी कभी इस तरह से विसर्ग देकर के पूछ देता है किस संधि का उदाहरण है, तो आप उसमें दिया रहेगा स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या कोई नहीं, या सभी। तो उसमें आप ऑप्शन में देंगे। इस तरह से अगर विसर्ग लगा हुआ है तो समझ जाइएगा कि यह क्या होगा? विसर्ग संधि का हो जाएगा। आपका जैसे एग्जाम्पल देखा, निधन छल बराबर निश्चल, निधन चय बराबर निश्चय। और जैसे क धन जैसे आपका आता है कश्चित, कह धन चित,
क धन चित बराबर क्या हो जाता है? कश्चित। क्या हो जाता है? कश्चित। अब देखिए आपका जो विसर्ग संधि का परिवर्तन हो रहा है, विसर्ग के बाद च या छ आने पर या इस विसर्ग के स्थान पर स हो जा रहा है, इस एग्जाम्पल के आधार पर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, निधन चल, निधन चल बराबर निश्चल। क्या हो जाएगा? निश्चल। तो विसर्ग संधि का ये पहला नियम रहा। पहला नियम में आपने देखा कि विसर्ग के बाद च छ आने पर तालव्य श हो जा रहा है। तो इस तरह से पहला नियम आपका परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब देखिए पहला नियम आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब देखिए दूसरा नियम आप देखिए क्या कहता है। ये आपके च छ के संबंध में रहा। दूसरा नियम कहता है कि विसर्ग के बाद यदि ट ठ हो, क्या हो? ट और ठ हो, ट और ठ हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? मूर्धन्य श हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्धन्य श हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल को ले लेते हैं हम, क्या है? दुह, दुअधन ट, दुअधन ट बराबर क्या हो जाता है? दुष्ट। क्या हो जाता है? दुष्ट। देखिए कैसे, मैंने कहा कि नियम नंबर 2 यही कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद ट या ठ का योग हो तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाता है, मूर्धन्य स हो जाता है। देखिए यह क्या, जैसे दुधन ट बराबर दुष्ट, जैसे निधन चेष्टा, ट या ठ। ठीक ठीक, हाँ लेते हैं दूसरा, धनु, धनु धन टंकार, धनु धन टंकार, धनु धन टंकार, क्या होगा? धनुष टंकार, धनुष टंकार। ठीक है, धनुष टंकार। तो आपने इस एग्जाम्पल में देखा, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, केवल नियम को समझा दे रहा हूँ। नियम को समझ गए तो एग्जाम्पल आप समझते चले जाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल उतने ही बताना है जितना कि वीडियो में भी हमारा शूट हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। नियम जो है कि आपका कहता है कि विसर्ग के बाद यदि ट या ठ हो तो विसर्ग के स्थान पर आपका मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे दुधन ट बराबर दुष्ट, धनुधन टंकार बराबर धनुष टंकार। तो यह आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए नियम नंबर 3 आपका क्या कहता है। नियम नंबर 3 आपका क्या कहता है कि यदि विसर्ग के बाद क्या हो? त या थ हो, विसर्ग के बाद त या थ हो तो विसर्ग के स्थान पर अब क्या हो जाएगा? स, दंती स। मैंने स के बारे में बताया था, स के बारे में बताया था। कब कौन तालव्य स है, कौन आपका मूर्धन्य स है, कौन आपका दंत स है, कैसे तालव्य स है, कैसे मूर्धन्य स है और कैसे दंत स है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर नियम नंबर आपका 3 कहता है कि विसर्ग के बाद त या थ हो तो विसर्ग के स्थान पर आपका क्या हो जा रहा है? स हो जा रहा है, तालव्य स हो जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, नमः धन ते, नमः धन ते बराबर नमस्ते। क्या हो जा रहा है? नमस्ते। आपको नमस्ते दे देगा, संधि शब्द दे देगा
और वह आपको विच्छेद में नीचे ऑप्शन रहेंगे, संधि विच्छेद के 4 ऑप्शन रहेंगे। तो उसमें आप यदि विसर्ग संधि को भली भांति जानते हैं, भली भांति पढ़े हैं, तो विसर्ग संधि के स्तर से, विसर्ग संधि के आधार से आप जो है कि नम धन ते को ट्रेक करके चले आएंगे, आपका 1 नंबर बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, नम धन ते, ठीक है। जैसे निह धन तार, निधन तार, आप समझ गए कि निह है, ह विसर्ग के स्थान पर स हो रहा है और इसके बाद पूरा उतार ले रहे हैं, क्या हो गया, निस्तार, ठीक है। वि धन तार, क्या हो जाएगा, विस्तार, क्या हो जाएगा, विस्तार। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे निह धन तेज, क्या हो गया, निस्तेज, ठीक, निस्तेज। अब देखिए ये जो हमने बताया आपको विसर्ग संधि का स के संबंध में मैंने बताया कि यह आपका स के संबंध में क्या क्या है, ठीक है। तो हमें आशा है कि आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे, समझ गए होंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नियम नंबर 4 को देखते हैं। नियम नंबर 4 को देखते हैं। ये था हमारा स के संबंध में, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श के संबंध में था। अब देखते हैं मित्रों, आप लोग केवल नियम को ध्यान से पढ़ लेंगे, ध्यान से अगर उसको लिख लेंगे, नोट बना लेंगे, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं। इतने से आपका परीक्षा में, जो हिंदी विषय में व्याकरण जिस परीक्षा में आता होगा, उसमें आपको अच्छी तरह से सफलता मिलेगी। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ नियम नंबर 4। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जो परिवर्तन नहीं होता है, तो कुछ ऐसा ही नियम है कि जब विसर्ग के बाद, अब यह तीनों श कैसे परिवर्तित हुआ जान गए, तीनों श के परिवर्तन के बारे में जान गए। अब विसर्ग के बाद यदि यही तीनों श आ जाते हैं, कौन कौन से, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श, अगर तीनों श आ जाते हैं, कहीं आपको देखने को मिल जाता है विसर्ग के बाद, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए कैसे, अभी मैं बताता हूं इसको। विसर्ग के बाद यदि तालव्य श, मूर्धन्य श और दंती श आ जाए, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। क्या कर देते हैं, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है, समझिए, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, निधन संदेह, निधन संदेह, क्या हो जाएगा, निसंदेह, क्या हो जाएगा आपका, निसंदेह। मैंने बताया आपको नियम नंबर 4 के माध्यम से कि यदि विसर्ग के बाद तालव्य से, मूर्धन्य से और दंती से देखने को मिल जाए, तो ये समझ जाइए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। जैसे दुह धन शासन, शासन, तो क्या हो जाएगा, दुशासन, 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 ठीक है। तो और देखिए एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, निह धन शंक बराबर क्या हो जाएगा, निशंक, निशंक। देखिए इसमें मैंने आपको बताया कि कब परिवर्तन हो रहा है, कब नहीं हो रहा है।
तो हमें लगता है कि अच्छे से समझ में यह भी आ गया होगा कि विसर्ग के बाद जब कोई शय अगर हम देख लेंगे उसको उसी तरह मैं लिख दूंगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने दूंगा। ठीक है, अब नियम नंबर 4 के बाद आपको देखते हैं नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 क्या है कि जब विसर्ग के बाद क या ख आ जाए और प या फ आ जाए, विसर्ग के बाद क या ख आ जाए, प या फ आ जाए, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या क्या आ जाए? क ख, ठीक, प फ आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। और कुछ कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कहीं कहीं अपवाद स्वरूप, जहां पर कि क और ख आने के बाद कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, उसको मैं 2 एक एग्जाम्पल देके बता दूंगा। अभी इसको देखते हैं पहले कि जब विसर्ग के बाद क या ख, प या फ देखने को मिल जाए तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जैसे देखिए, प्रातः काल, प्रातः धन काल, प्रातः धन काल, तो क्या होगा? प्रातः काल, क्या होगा? प्रातः काल। ठीक है, अब यह प्रातः काल जो दिख रहा है तो क्या है, आपके विसर्ग के बाद क आया है, क आ गया, तो इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे दुह धन ख, क्या होगा? दुख, कोई परिवर्तन हुआ? कोई परिवर्तन हुआ नहीं। जैसे अंतः धन करण, अंतः धन करण, मैंने कहा विसर्ग के बाद क ख प फ आए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो क आया है इसलिए इसे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? और इस तरह से एग्जाम्पल है, जैसे अंतः धन पुर, अंतःपुर, क्या है? अंतःपुर। तो इस तरह से हम कहेंगे मित्रों कि किन किन वर्णों के आने के बाद कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। यह कुछ ऐसे वर्ण थे इस तरह से कि जो कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कुछ ऐसे संबंध में कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि क या ख या जो आपका प या फ आने के बाद कहीं कहीं परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे में पुरः धन कार, पुरः धन कार, तो क्या होगा? पुरस्कार, क्या हो जाएगा? पुरस्कार। तो आपको संधि शब्द पुरस्कार दे दिया, उसमें संधि विच्छेद कर दिया है 4 ऑप्शन में, ए बी सी डी 4 ऑप्शन में। तो आपको जहां देखने को मिले पूरा धनकार लिखा हुआ है, वही आपका विसर्ग संधि का अर्थात पुरस्कार का सही रूप होगा, पुरस्कार का सही वही उत्तर होगा। जैसे नमः धनकार, क्या हो गया? नमस्कार, क्या हो गया? नमस्कार, क्या हो गया? नमस्कार। जैसे तिरह धनकार, क्या हो गया? तिरस्कार। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ऐसे अपवाद स्वरूप है जिनको कि परिवर्तित हो जा रहा है। बाकी नियम आपका यही है, क ख प फ के बाद पहले विसर्ग के बाद अगर क ख प फ आ जाए तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यह नियम नंबर 5 था आपका, उस 5 नंबर नियम का स्क्रीनशॉट लिए। ठीक, नियम नंबर 6, नियम नंबर 6 कहता है
कि यदि विसर्ग के पहले लघु ई लघु उ या ई या उ हो तो, और विसर्ग के बाद यानी विसर्ग के पहले क्या क्या होना चाहिए, विसर्ग के पहले लघु ई लघु उ हो, ये पहले हो, और बाद में आपका है क ख प और फ हो, क ख प फ हो तो इस विसर्ग का आपका क्या होता है, दंत, उसमें विसर्ग का आपका मूर्धन्य से हो जाता है, हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग के पहले लघु ई लघु उ या ई या उ है तो आप उसके बाद क ख प फ हो तो इस स्थिति में आपका विसर्ग का मूर्धन्य श हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, निधन कपट, निधन कपट क्या होगा, निष्कपट, क्या हो जाएगा, निष्कपट। मैंने कहा ई आया आपका, इसके बाद जो है कि प्लस के बाद क फ फ फ आया तो क आ गया आपका। जब क आ गया तो यह क्या, क विसर्ग किसमें हो जाएगा, मूर्धन्य ष में हो जाएगा। तो निष्कपट क्या हो गया, निष्कपट। जैसे दुअधन कर्म, दुअधन कर्म, तो अब यह क्या कह रहा है, दु हो गया, उ की मात्रा आ गया, इसके बाद प्लस के बाद क आ गया। जब क आ गया तो इस विसर्ग का क्या किसमें परिवर्तित हो रहा है, आपका मूर्धन्य श। और इसके बाद सेम उसी तरह कॉपी कर देंगे, दुष्कर्म क्या हो गया, दुष्कर्म। जैसे दुअधन फल, दुअधन फल क्या होगा, दुष्फल, क्या होगा, दुष्फल। ठीक है, और इस तरह से का एग्जाम्पल और लेते हैं, निधन पाप क्या होगा, निष्पाप, क्या होगा, निष्पाप। देखिए मैं आपको बताया नियम में, नियम नंबर 6 क्या कहा कि जब विसर्ग के पहले ई या उ हो और विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो विसर्ग का मूर्धन्य श हो जाता है, मूर्धन्य श हो जाता है। जैसे निष्कपट को दुष्कर्म, दुष्फल, निष्पाप। ठीक है ना। तो इस तरह से हम 2 वीडियो में विसर्ग संधि को भी समाप्त कर देंगे, 2 वीडियो में विसर्ग संधि को समाप्त कर देंगे। तो अभी एक वीडियो मैंने बनाया, नेक्स्ट वीडियो में आपका विसर्ग संधि कंप्लीट कर देंगे। मित्रों, जो मैंने नियम पढ़ाया है उस नियम के आधार से अगर आप उसको तैयार करेंगे तो आपका इसमें कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा और परीक्षा में आप इसको अच्छे तरीके से हल करेंगे। लास्ट में मैं कहता हूं मित्रों, वीडियो देख लेना, देखने के बाद अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, इसको जरूर से भूलना मत। धन्यवाद।